नमस्कार दोस्तों, द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस की संपूर्ण राजस्थान जीके क्लासेस जो फ्री चल रही है, इसकी सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में 2 क्लासेस पढ़ी पीछे। अब ये तीसरी क्लास है और ये मेवाड़ का दूसरा वीडियो है। कल वाले वीडियो में हमने रावल अपनी गुहिल से लेकर चेत्र सिंह तक पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह, राणा हमीर, राणा छेत्र सिंह और राणा लाखा के बारे में। तो सबसे पहले हम रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना देरी किए अपनी क्लासेस पर जाते हैं और हम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह जी के बारे में। तो रावल रतन सिंह जी का जो शासनकाल था वो 1302 से लेकर 1303 तक था। तो इनका शासनकाल बहुत छोटा रहा है। इनके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और जो पद्मिनी वाली कहानी हम सब ने सुनी है, फिल्म पद्मावत भी देखी, हालांकि वो ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं कही जा सकती है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो देखते हैं हम रावल रतन सिंह जी के बारे में आगे क्या है। तो रावल रतन सिंह जी के विवाह के बारे में बात करते हैं। तो रावल रतन सिंह जी के पास में एक हीरावन तोता अगर पद्मिनी की तारीफ करता है कि सिंहल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री राजकुमारी पद्मिनी है और वो इतनी सुंदर है, ये है वो है, मतलब वो सुंदरता की बखान करता है रानी पद्मिनी के। उस समय हालांकि वो राजकुमारी थी, तो राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता के बखान करता है। तो रावल रतन सिंह उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर इतने मोहित हो जाते हैं कि वो सिंहल द्वीप चले जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी समय बिताने के बाद उस राजकुमारी से वो विवाह करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब पद्मिनी का विवाह होता तो एक परंपरा चलती थी कि जो लड़की शादी करके आती थी, विवाह करके आती थी राजकुमारी, तो उसके साथ उसके पियर पक्ष से कोई ना कोई आता था। तो पद्मिनी के साथ उसके भाई गोरा और चाचा बादल साथ में आए थे। तो ये जो इनके भाई और चाचा थे, आगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इसका ख्याल रखना। फिर जब पद्मिनी आई तो क्या हुआ कि वो बहुत सुंदर थी। तो एक तांत्रिक था राघव चेतन, तो वो कुछ गड़बड़ करता है। उसकी वजह से जो रावल रतन सिंह है उस राघव चेतन को बाहर निकाल देते हैं चित्तौड़ से, ठीक है। तो वो राघव चेतन है, तो उसको रतन सिंह ने निकाल दिया। तो वो अलाउद्दीन के पास जाता है और अलाउद्दीन के पास जाकर पद्मिनी की बहुत सारी तारीफें करता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। और वो अलाउद्दीन को भड़का देता है कि वो ऐसी सुंदर रानी तो आपके होनी चाहिए, और ऐसा है एक बार आप देख लो तो ऐसा हो जाए, वो हो जाए, नहीं हो जाए, मतलब बड़ी बड़ी बातें जाके कर ली। हालांकि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, ऐसा कहा जाता है। तो उसने अलाउद्दीन को जाकर इतना कुछ बता दिया कि अलाउद्दीन के मन में ऐसे मतलब इच्छा जागृत हुई कि वो एक बार उसको देखे, ठीक है। तो फिर क्या होता कि अलाउद्दीन ने रतन सिंह के पास जाकर ऐसा कुछ मतलब देखने की इच्छा जताई, या फिर ऐसा कुछ हुआ फिर, ठीक है। और कि अलाउद्दीन ने क्या चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो कई विद्वान मानते कि पद्मिनी के लिए किया, लेकिन जो अलाउद्दीन का आक्रमण था चित्तौड़ पर, इसके मल्टीपल रीजन थे, अधिक कारण थे, एक से अधिक। तो कारण क्या थे हम देखते हैं। तो कारण था कि ये साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी अलाउद्दीन की, ठीक है। तो चित्तौड़ है ये राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था, सबसे बड़ी रियासत जो भी कहे आपस में, राज्य कहते हैं, रियासत तो फिर बाद में मानेंगे। तो चित्तौड़ राजस्थान का सबसे बड़ा राजवंश था, तो राज्य था, और जिसकी वजह से दिल्ली का हर सुल्तान चाहता था या हर बादशाह चाहता था कि वो इस पर कब्जा कर ले। तो अलाउद्दीन खिलजी की भी साम्राज्य विस्तार की ऐसी महत्वाकांक्षा थी कि एक शक्तिशाली साम्राज्य पर इसका भी अधिकार हो जाए। दूसरा क्या है कि मालवा और गुजरात के रास्ते में मेवाड़ आता था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या उनको बार बार दिक्कत होती थी, तो वो चाहते थे कि ये राज्य भी उनका हो ताकि निर्बाध रूप से मालवा और गुजरात के अभियान किए जा सके। तीसरा था कि पद्मिनी को पाने की लालसा थी अलाउद्दीन की, तो इसकी वजह से भी उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन ने जनवरी 1303 में चढ़ाई की, ठीक है। अमीर खुसरो कहता है कि वो 28 जनवरी 1303 में दिल्ली से निकलता है चित्तौड़ के लिए। फिर उसने क्या किया कि जब वो जनवरी 1303 में आया था तो उसने दुर्ग में 8 महीने तक दुर्ग का घेरा डाला रहा, ठीक है। अब क्या होता कि चित्तौड़ दुर्ग पहाड़ी पर है, चारों ओर घेरा डालने से रसद वगैरह सब कुछ आनी बंद हो जाती है। तो फिर उसने 8 माह तक दुर्ग में घेरा डाला, तो दुर्ग में अनाज पानी भी खत्म हो जाता है, ऐसा हो जाता, ठीक है। इसके बाद युद्ध हुआ तो जो रानी पद्मिनी के भाई और चाचा गोरा और बादल थे और राणा रतन सिंह के सेनापति थे।
तो ये बहुत बहादुरी से लड़े और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में मतलब कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो एक कहानी ये भी है कि बहुत समय तक घेरा डाले रहा अलाउद्दीन, और उसके बाद उसने रतन सिंह से मिलने की इच्छा जताई कि रतन सिंह आप हमें एक बार मिलो। जब रतन सिंह मिलने जाते हैं तो वो धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाता है तो वो फिर दिल्ली ले जाने के बाद पद्मिनी को संदेश भेजता है वहाँ से कि या तो पद्मिनी आए और रतन सिंह को लेकर जाए, वरना रतन सिंह जी की हत्या कर दी जाएगी। तो अब पद्मिनी भी सोचे क्या करे, जाए, एक छत्राणी है तो वो ऐसे मुगल के दरबार में जा नहीं सकती। सॉरी, मुगल नहीं थे वो, अलाउद्दीन खिलजी, तो वो गौरी वंश, खिलजी वंश से था, ठीक है, तो मुगल नहीं था। तो खिलजी के दरबार में जाना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। युक्ति क्या निकाली कि गोरा और बादल, इन्होंने एक तरकीब निकाली ये कि अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि रानी अकेली नहीं आएगी, रानी के साथ उसकी दासियाँ आएगी बड़ी मात्रा में और पालकियाँ आएगी, ठीक है। तो कि ठीक है अलाउद्दीन के भाई रानी तो आ रही, दासियाँ भी साथ में आ रही, तो वो तो उल्टा खुश हो गया। खुश होकर उसने कहा कि हाँ सब आइए। तो अब ये हुआ कि पालकियों के अंदर मेवाड़ के योद्धा बैठ गए औरतों के वस्त्रों में, और गोरा और जो पद्मिनी थी उसकी जगह गोरा बैठ गया। फिर जब पालकियाँ वहाँ गई तो फिर ये मेवाड़ की जो सेना थी, भारी मात्रा में पालकियाँ गई थी, तो मेवाड़ की सेना के जो सैनिक अपने स्त्रियों के वेश में थे वो जल्दी से अपनी पोजीशन लेते हुए फटाफट वीरतापूर्ण युद्ध लड़ते हैं और रावल रतन सिंह जी को वो आज़ाद करवा देते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि गोरा और बादल लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर ये तो थी गोरा और बादल के शहीद होने की कहानी। तो गोरा और बादल बहुत बहादुरी से लड़ा, ठीक है, उन्होंने रतन सिंह को बचा लिया और आज़ाद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अब दुर्ग के चारों ओर घेरा था, तो घेरे की वजह से संकट खड़ा था कि अब तो सबको लग रहा था कि अब हमारी विजय तो होगी नहीं, हारते हैं। तो फिर रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत केसरिया करते हैं। केसरिया क्या होता है कि जो राजपूत सैनिक होते हैं, सारे सेनापति, राजा, सैनिक, सभी जो योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं कि केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। और ऐसा इस वस्त्र धारण करने के बाद ये माना जाता था कि ये अपने आप ही तय हो जाता था। ये लोग अब क्योंकि यार ये तभी करते थे जबकि अब जीतने के आसार नहीं है, अब हारेंगे लेकिन अब मर मिटेंगे देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तो उस समय राजपूत केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ने जाते थे, और लड़ने के लिए वो इस मंशा से जाते थे कि सिर्फ लड़ेंगे, जितनों को मार सकते हैं उतनों को मारेंगे, लेकिन अपने प्राणों की आहुति देकर ही आएंगे, अब वापस जिंदा नहीं आएंगे। और उनके पीछे जो उनकी रानियाँ होती थी वो करती थी जौहर। जौहर में क्या होता था कि एक अग्निकुंड तैयार किया जाता था बड़ा, और फिर वो जिंदा उसके अंदर कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। तो रानी पद्मिनी के संग 1600 स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये 26 अगस्त 1303 को हुआ। तो कैसा मंजर रहा होगा जब एक साथ 1600 स्त्रियों ने अपनी अस्मिता, आन बान और शान की रक्षा में जौहर की ज्वाला में खुद को झोंक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन दुश्मन को अपने पवित्र देह तक नहीं पहुंचने दिया, वो उसका स्पर्श तक नहीं पा सकता था। ये पर्सनली अगर जब मैं पद्मिनी के बारे में पढ़ता हूँ, जब इस 1600 स्त्रियों की जौहर की ज्वाला के बारे में, जौहर के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करके, मतलब जब मैं इस चीज़ को एक कल्पना के रूप में कल्पना करता हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना कुछ, कितनी वो शौर्य रहा होगा, कितनी वीरता रही होगी इस धरती में। और इस ये चित्तौड़गढ़ वीरता की धरती है, और उस वीरता के जो अवशेष हैं आज भी वहीं पर मौजूद है। वहाँ के लोगों में आज भी, चित्तौड़ के लोगों में मौजूद है उनके जो पुरखों का त्याग है वो, ठीक है। तो 26 अगस्त 1303 को पद्मिनी ने 16 स्त्रियों के संग जौहर किया, ठीक है। और इसी दिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले को जीतकर उसके अंदर प्रवेश किया। तो ये मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा था जो यहाँ पर हुआ 1303 में, 26 अगस्त 1303 को। फिर अलाउद्दीन फिर 26 अगस्त 1303 को किले के अंदर प्रवेश करता है, लेकिन वो अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है कि अंदर कोई कुछ नहीं था। सारी रानियों ने और स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। पद्मिनी को वो देख भी नहीं पाया था। हाँ, हालांकि पहले देखा था, उसने कहा जाता कि उसको पद्मिनी को
शीशे में उसकी तस्वीर दिखाई गई थी, उनको एकदम सामने नहीं दिखाया गया था। तो एकदम स्तब्ध रह गया। लेकिन उसमें फिर खींचे हुए अलाउद्दीन ने कत्ले-आम का आदेश दे दिया कि अब सबका कत्ल कर दो जितने भी बचे हैं। और इस आदेश की वजह से 30,000 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की गई। इसकी क्रूरता का इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि उसने 30,000 निर्दोषों की हत्या करवा दी। फिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे खिजर खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया और खिजर खां को यहाँ का किलेदार बना दिया। अब खिजर खान ने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाए, तो इसने यहाँ पर दाहिबी पीर की दरगाह बनवाई थी। किसने? खिजर खान ने। फिर गंभीरी नदी पर पुल बनाया था और एक मकबरा बनवाया था और उस मकबरे पर एक फारसी लेख लिखवाया था। उसमें अलाउद्दीन को 3 प्रकार से उसमें मतलब पदवियाँ दी, जो भी कुछ उपाधियाँ दी। तो उसमें कहा कि सिकंदर सानी यानी सिकंदर के समान दूसरा सिकंदर बताया अलाउद्दीन को। किसने? अपने खिजर खान ने अपने पिता को। फिर उसने कहा कि ईश्वर या अल्लाह की छाया है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी दुनिया का रक्षक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसने 3 चीज़ें लिखवाई थी फारसी में, ठीक है। तो फारसी का लेख कहाँ? चित्तौड़ के किले। फिर बाद में उस समय 1300 बाद में जब जालौर का एक बार इन्होंने आक्रमण किया जालौर पर, उस समय कानड़ देव और वीरम देव तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो कानड़ देव का जो मतलब उनके रिलेशन थे, रिश्ते में थे मालदेव सोनग्रा। तो मालदेव सोनग्रा ने इनसे मिलकर संधि कर ली। बाद में यूँ हार गए थे, ये मालदेव फिर वापस यूँ आक्रमण करते रहते थे, तो उन्होंने मालदेव से संधि की और उन्होंने मालदेव को क्या करवा दिया कि चित्तौड़ का किलेदार बना दिया। तो अब मालदेव चित्तौड़ का किलेदार था और खिजर खां वापस दिल्ली चला जाता है। फिर मालदेव की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनवीर किलेदार बनता है। और ध्यान रखना, ये जो बनवीर है ना, ये बनवीर दूसरे वाला है, ठीक है। वो पन्नाधाय का पुत्र पन्नाधाय के पुत्र चंदन की जिसने हत्या की थी और विक्रमादित्य की हत्या की थी, वो बनवीर दूसरा है। ये पहले हुआ बनवीर, वो तो काफ़ी समय बाद होता है। तो इधर ये बनवीर दूसरा है, ठीक है। फिर एक अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ के दुर्ग पर एक अष्टधातु दरवाजा लगा हुआ था। तो उस अष्टधातु दरवाजे को दिल्ली ले जाता और बाद में उस दरवाजे को शाहजहां ने लाल किले पर लगवाया। और उस दरवाजे को लाल किले से जवाहर सिंह थे, जो जाट थे, सूरजमल के वंशज थे, वो उसको भरतपुर में लेकर आ गए बाद में वहाँ से दिल्ली से। और वहाँ पर उन्होंने लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, वहाँ पर लगवा दिया। तो ये वर्तमान में ये जो दरवाज़ा है लोहागढ़ का मुख्य दरवाज़ा है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ, इसका वर्णन किसने किया? इसका वर्णन अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था और उसने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतूह। उसमें इसने इस युद्ध का वर्णन किया है। तो खजाइन उल फुतूह का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है तारिक ए अलाई, ठीक है। और दूसरे एक और लेखक हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी है वो उसने पद्मावत नाम से नाटक लिखा था 1540 में, नाटक को या ग्रंथ को 1540 में। आप ध्यान देना यहाँ इस एक बात पर कि जो रावल रतन सिंह जो इस पर चित्तौड़ पर आक्रमण होता है वो 1303 में होता है और ये जो लिख रहा है वो 1540 में लिख रहा है, ठीक है। तो लगभग 250 साल का गैप आ गया इसमें और इनकी जो इसने पद्मावत लिखी इसमें, ठीक है। जब भी ये संजय लीला बंसाली ने पद्मावत मूवी बनाई, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर रेफरेंस इसने मलिक मोहम्मद जायसी के लिए थे। तभी इस पर बहुत विवाद हुआ कि ये ग्रंथ तो उस समय का नहीं, तत्कालीन है नहीं, 250 साल के बाद लिखा हुआ है और इसमें समय के साथ बहुत सारे रस प्रधान चीज़ें आ गई, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो राजपूताना के इतिहास से मेल नहीं खाती। इसकी वजह से इस पद्मावत फिल्म का भयंकर विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी बताता है कि 26 अगस्त 1303 को पद्मिनी ने जौहर किया और रतन सिंह ने केसरिया किया। इस तरह से ये मेवाड़ के साके की बात करता है। तो ये घटना, ये मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, अभी मैंने जो बताया था पद्मावत, इसका समय पीरियड बताया था कि 250 साल के बाद लिखा गया था, ठीक है। तो जब अलाउद्दीन से संघर्ष चल रहा था तो दो गुइल सरदार थे, वो सिसोदा गांव में भेज दिए जाते हैं, ठीक है, लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरि सिंह और अजय सिंह को। तो लक्ष्मण सिंह जब इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह स्वयं आए थे और अपने 6 पुत्रों से वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उनके जो दो पुत्र थे अरि सिंह और अजय सिंह, वो सिसोदा गांव भेज दिए जाते हैं। तो अजय सिंह के पुत्र थे सज्जन सिंह, ठीक है, और अरि सिंह के पुत्र थे हमीर।
तो अजय सिंह के जो पुत्र थे सचिन सिंह, ये महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र के बाद इन्होंने महाराष्ट्र में अपने इस वंश की स्थापना की और ये जो महाराष्ट्र की शाखा थी इसी में आगे चलकर छत्रपति शिवाजी हुए। तो इस तरह से कहते हैं, हम कई बार कहते हैं कि जो हमारे शिवाजी थे वो और महाराणा प्रताप भाई थे, तो इस तरह से उनके रिश्ते निकलते हैं कि वो एक ही वंश से संबंधित थे, ऐसा कहा गया। फिर उधर हरि सिंह के पुत्र हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण बाद में, मतलब हरि सिंह का पुत्र हमीर था, हमीर ने बाद में तो हरि सिंह के पुत्र हमीर ने जो चित्तौड़ का किलेदार था उस किलेदार बनवीर को मार दिया और वापस चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर दिया। कब? 1326 में। अब आप देखिए कि उन्होंने 1326 में कब्जा किया है और अलाउद्दीन ने कब्जा किया था 1303 में। तो लगभग काफ़ी समय के बाद आप देख लो 23 साल के लंबे संघर्ष के बाद राजपूतों को अपना किला वापस मिला। तो अब देखिए कि कितना लंबा संघर्ष चला उससे किला वापस लेने। फिर रतन सिंह का जो एक भाई, क्योंकि रतन सिंह का भाई का नाम था कुंभकर्ण और रतन सिंह और कुंभकर्ण इनके पिता का नाम था समर सिंह, ठीक है। तो इस समर सिंह के पुत्र थे। तो रतन सिंह का एक भाई कुंभकर्ण था, वो नेपाल चला गया था और उसने वहाँ इस वंश की शाखा शुरू की थी। तो नेपाल में भी इनके सिसोदियों के वंशज सिसोदिया भी सिसोदिया तो अब जब हमीर आएगा तब सिसोदिया शाखा प्रारंभ होती है। लेकिन गुहिलों की जो शाखा थी, रावल शाखा थी, रावल कह सकते हैं, तो वो जो नेपाल में भी चलती है क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण ने वहाँ शासन शुरू किया था। फिर आते हैं हम हमीर पर। तो हमीर के बारे में कि हमीर 1326 में उसने बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और 1364 तक ये बना रहा। तो इसने हमीर क्या सिसोदा गांव से था, इसकी वजह से हमीर सिसोदिया भी कहा जा सकता है। तो सिसोदिया शाखा की शुरुआत हमीर से होती है। हमीर ने राणा या महाराणा की उपाधि धारण की, सर्वप्रथम ऐसा करने वाला पहला था। और इसके बाद जो शासक आते हैं वो सारे महाराणा लगाते हैं। राणा और महाराणा जैसे हम देखते हैं, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा हमीर, ठीक है। तो इस तरह से अब ये राणा शाखा की शुरुआत होती है, यहाँ से सिसोदिया शाखा शुरू होती है, राणा शाखा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने हमीर को प्रबल हिंदू कहा। कर्नल टॉड ने कहा था कि ये हमीर जो है वो अपने समय का महान हिंदू शासक था। इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इस सेंस में क्योंकि उसने लंबे संघर्ष के बाद, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद 23 साल तक अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा रहा और 23 साल में संघर्षों के बाद इन्होंने वापस गोहिल सरदारों के पास, गोहिलों के पास वापस मेवाड़ का किला गोहिलों के दिन लाया, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला। इसी की वजह से मेवाड़ का इन्हें उद्धारक कहा गया, ठीक है। और मेवाड़ का दूसरा उद्धारक है या रक्षक है वो भामाशाह को कहा जाता है, वो महाराणा प्रताप के समय हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इनके हमीर के समय सिंगोली का युद्ध हुआ। सिंगोली का युद्ध हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ किया था और इस सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर हरा देते हैं। इन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता जी अर्थात बरवड़ी माता, ठीक है, का मंदिर बनवाया। तो ये बरवड़ी जो माता है, अन्नपूर्णा माता जी, ये गोहिलों की इष्ट देवी है और जो गोहिलों की कुल देवी है वो बाण माता है, ये ध्यान रखना। गोहिलों की कुल देवी बाण माता थे। फिर कुंभा ने जो अपनी प्रशस्तियाँ लिखी हैं, कुछ किताबें लिखी, उनमें हमीर को अलग अलग उपाधियाँ दी है, ठीक है। तो हमीर को उसने एक उपाधि वीर राजा, तो एक रसिक प्रिया की टीका लिखी है हमीर ने, अरे कुंभा ने, तो उसमें उसने हमीर को वीर राजा की उपाधि दी। इसके अलावा इसने विषम घाटी पंचानन नाम की उपाधि भी हमीर को दी है। तो कई बार पूछ लेते कि विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि, तो वो हमीर की है। किसने दी थी, तो वो राणा कुंभा ने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने जो उपाधियाँ दी है वो कहाँ पर, कैसे हमें जानकारी मिलती है, तो एक कुंभलखंड प्रशस्ति में, ये रसिक प्रिया में मिलती है और मिलती है हमें विजय स्तंभ प्रशस्ति में, ठीक है। तो कुंभा ने जो हमीर को उपाधियाँ दी है इन 3 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है जानकारी इसके बारे में। फिर आते हैं राणा क्षेत्र सिंह। तो राणा क्षेत्र सिंह होते हैं हमीर के बाद में। तो 1364 से 1382 तक इनका शासनकाल रहा। तो इन्होंने काफ़ी अपने क्षेत्र का विस्तार किया है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो उन्होंने प्रमुख अभियान और अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था। उन क्षेत्रों में उन्होंने अजमेर को जीता, ठीक है, भीलवाड़ा को जीता, हाड़ौती को जीता, छप्पन का मैदान जीता। तो ये जो सारे क्षेत्र थे उन्होंने ये जीत लिए, ठीक है। और उनके मेवाड़ से ही सीमा, मेवाड़ की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र था मालवा, आजकल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मालवा के दिलावर खान को राणा क्षेत्र सिंह ने मार दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से मालवा और मेवाड़ के बीच में भी संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दासी खातिन थी, ठीक है, उनकी क्षेत्र सिंह की।
तो दासी खातिन से चित्र सिंह के 2 पुत्र हुए थे। तो एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। ठीक है, सिर्फ यह याद रखना कि चाचा और मेरा दासी थी खातिन, उसके पुत्र थे। और ये दासी किसकी थी? तो राणा चित्र सिंह की थी। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि इस चाचा और मेरा ने क्या किया आगे और ये कौन थे। तब ये अगर आपको याद आएगा कि ये कौन थे तो अच्छा रहेगा रेफरेंस के लिए, और आपको कॉन्सेप्ट आपका जल्दी क्लियर होगा। फिर आते हम राणा लाखा या लक्ष्य सिंह पर। तो राणा लाखा के बारे में क्या था, तो हम देखते हैं कि राणा लाखा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लाखा का जो शासनकाल है वो 1382 से 1421 तक रहा था। तो इनके समय में जावर की खान खोजी गई। ठीक है, जावर उदयपुर में पड़ता है, और ये जो इस जावर की खान में हमें सीसा, जस्ता और चांदी मिलती है। ठीक है, तो भारी मात्रा में सीसा, जस्ता, चांदी मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी। तो इस समय पिछोला झील का निर्माण इनके काल में हुआ था। और पिछोला झील जो बहुत बड़ी झील है उदयपुर में, पिछोला झील के तट पर ही सिटी पैलेस हाल में बना हुआ है जो महल है वो। तो इसका निर्माण ये राणा लक्ष्य सिंह के या राणा लाखा के काल में हुआ था, 1382 से 1421 की पीरियड के बीच में। ठीक है, तो ये पिछोली गांव उस समय कहा जाता है, इसकी वजह से पिछोला नाम पड़ा। तो पिछोली गांव में चिड़ियामार और बिच्छूमार नाम के 2 बंजारे थे। अब देखो कितने इंटरेस्टिंग नाम है, चिड़ियामार और बिच्छूमार, ये 2 बंजारे थे। ठीक है, बंजारे का अर्थ वो व्यापारी थे, घुमंतु व्यापारी होते थे बंजारे। तो निश्चिंत ही बड़ी मात्रा में इनके पास धन बल रहा होगा, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी झील का निर्माण करवा दिया। तो इन दोनों बंजारों ने अपने बेलों की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पशु प्रेमी होंगे, अपने बेलों से बहुत सारा प्रेम करते होंगे, क्योंकि देखो बंजारे थे, घूमते थे, तो वो बैलगाड़ियों पर अपना सामान लेके जगह जगह जाकर सामान बेचते थे। तो निश्चिंत ही उनके बेलों से अपना लगाव रहा होगा। तो बेलों की स्मृति में इन्होंने पिछोली गांव में पिछोला झील बनाई। तो इस पिछोली झील में एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, गल की नटनी का नाम था। तो इसका चबूतरा बना हुआ, तो इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एक नटनी और नट आते हैं राजा के दरबार में, राणा लाखा के। तो वो कई तरह के मतलब करतब दिखाती है नटनी और नट। तो फिर राणा बोलते हैं कि बहुत सुंदर, तो इससे भी बड़ा करतब हम बता सकते हैं। तो क्या, तो कि हम इस ये नटनी, ये जो नटनी है, ये रस्सी पर चलकर ये पूरी पिछोला पार कर सकती है। तो राणा ने सोचा क्या मजाक है यार, तो क्या नहीं यार ये ऐसा मजाक मत करोगे, कितनी बड़ी झील है, ये नहीं निकल सकती यहाँ से। तो क्या अगर निकल ली तो राजा बोले कि अगर ये निकल लेती है, रस्सी के सहारे चलकर इस पूरी झील को पार कर लेती है ना, तो मेवाड़ का आधा राज्य तुम्हें दे दिया। तब उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर मुनादी करवा दी गई, एक लंबी रस्सी बांधी गई पिछोला के इस पार से उस पार तक। सारे राज्य के काफ़ी सारे लोग बैठे, राजा बैठे, राजा के मंत्री वगैरह सब बैठे थे। तो फिर वो चलना शुरू हुई रस्सी पर। तो रस्सी पर चलती रही, आधा तक आ गई। तो राजा और मंत्री वगैरह सब सोच रहे कि अभी गिरेगी, पर वो बिंजारी तो गिरे ना कोई बात। अब गिरे नहीं, तो ऐसे ऐसे करते करते एकदम तट के पास आ गई। अब तो राजा ने सोचा कि ये तो अपना आधा राज्य गया, क्योंकि जवान दे दी, और ये पार तो कर लेगी। तो अब इसके बाद 2 कहानियाँ चलती है। कोई कहता है कि फिर नटनी का एक छोटा बच्चा था, वो खड़ा था तट पर। तो जो राजपूत सरदार थे या राजपूत मंत्री थे, किसी ने खींच कर उस बच्चे को थप्पड़ मारी तो वो बच्चा रोने लगा। तो जो उसका नटनी का कॉन्सेंट्रेशन था, जो ध्यान था एकदम केंद्रित हुआ, वो ध्यान बच्चे की तरफ गया और नटनी का बैलेंस चूक गया और वो अंदर गिर गई और पिछोला के अंदर डूबकर मर गई। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी है कि जब नटनी पास पहुंचने को हो गई, तब किसी ने फिर वहाँ की जो रस्सी थी वो तलवार से काट दी और नटनी को गिरा दिया। अब नटनी मर गई अंदर, और ये नटनी के साथ एक तरह से धोखा हो गया था। किंतु उसके बाद फिर वहाँ पर राजा ने नटनी का चबूतरा बनाया, जो आज भी उस पिछोला की झील के बीच में है, नटनी का चबूतरा, गल की नटनी का चबूतरा। ठीक है, तो इस तरह से राजा का राज्य जाते जाते बचा, लेकिन ये राज्य था षड्यंत्र से बचाया था, क्योंकि वो ऐसे तो पार कर सकती थी और पार कर देती, पर उसको गिरा दिया गया। ठीक है, एक है नकली बूंदी को जीतना। अब नकली बूंदी को जीतना, एक बार प्रश्न भी आया था कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हुआ था। तो एक नकली बूंदी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा मज़ेदार है। तो मज़ेदार क्या है कि बूंदी की जो हाड़ी राजकुमार थी, उससे लाखा ने विवाह किया था। तो लाखा ने विवाह के बाद रानी से एक दिन पूछा कि रानी, मेवाड़ का किला अच्छा है या बूंदी का किला? तो रानी ने कहा दोनों ही अच्छे। दोनों के कैसे अच्छे हो सकते, दोनों में से एक ज़्यादा अच्छा कौन सा? तो रानी कहती कि बूंदी अच्छा है।
तो कि बूंदी क्या, तो कि बूंदी की तो बात ही अलग है, वैसा है। रानी ने बहुत सारी बूंदी की तारीफ़ें कर दी। अब मेवाड़ का महाराज और वो मेवाड़ की महारानी बोले कि तुम्हारे बूंदी से हमारा, अरे तुम्हारे मेवाड़ से हमारा बूंदी अच्छा है। तो कहते हैं राजा को गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा आ गया और गुस्से में राजा लाल हो गया। लाल होकर राजा ने कसम ली कि जब तक बूंदी को मैं तहस नहस नहीं कर दूंगा, बूंदी के दुर्ग को, किले को, तब तक मैं खाना पानी नहीं दूंगा। तो फिर रानी ने बूंदी को अच्छा बताया, राजा ने गुस्सा, बूंदी किले को ढहाने की कसम ले ली। अब क्या हुआ कि राजा ने कसम तो ले ली, तो चलो सीधा आदेश दिया, सेना बुलाओ और बूंदी पर चढ़ाई करो। तो सरदारों को पता चला कि राजा गुस्से में जा रहे हैं और अपने ससुराल पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और वो भी इस वजह से कि रानी ने बताया कि भाई बूंदी अच्छा है। अब सब समझा रहे कि महाराज साहब ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता है, आपका ससुराल है, वैसा है। फिर रानी को बताया कि रानी साहब आप समझाओ। रानी जी बोली कि मैं तो मजाक करी थी, ऐसा है वैसा है, थोड़ा बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें करी रानी ने। तो फिर उनको थोड़ा गुस्सा ठंडा करवाया, लेकिन अब उन्होंने कसम ली रखी थी कि मैं बूंदी किले को ढहाने से पहले खाना पानी नहीं लूँगा। तो अब क्या होता, तो अब उन सरदार एक युक्ति निकालते हैं और उन्होंने क्या हुआ, नकली बूंदी का बनाया महल बनवाया। नकली बूंदी का एक कोई सांकेतिक कोई बनवाया होगा, छोटा बहुत थोड़ा बहुत कमरा वगैरह। तो सांकेतिक रूप से उन्होंने नकली बूंदी बनवाई और नकली बूंदी बनवाकर महाराणा को कहा गया कि आप इसको गिरा दो। तो राणा ने जब उसके ऊपर हमला किया तो सामने से हमला हुआ तो सब सोच रहे कि यार यहाँ से हमला कौन कर रहा है। तो फिर सरदार गए कि अंदर कौन है। तो फिर उन्होंने वहाँ से बाहर लाया एक लड़के को पकड़ के। तो कोई 13-14 साल का लड़का था। ये लड़का दरअसल जब रानी की शादी हुई थी यहाँ पर, बूंदी की रानी की अपने लाखा से, तब वो पहले वो आपने देखा था पिछले स्लाइड्स में, हमने देखा कि पद्मिनी के साथ आए थे गोरा और बादल। उसी तरह से मतलब पीर पक्ष से कोई साथ में आता था राजकुमारी के साथ, जब वो शादी करके आती थी। तो उनके साथ कुंभा हाड़ा करके एक 13-14 साल का लड़का भेजा गया था। तो वो लड़का था और वो लड़का वहाँ सामने से हमला कर रहा था। तो लड़के को पकड़ के लाया कि तू क्यों कर रहा है इधर से ये बे हमला। तो वो बोल रहा कि बूंदी चाहे नकली है पर है तो बूंदी, और बूंदी के सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा। तो कह रहे यार ये नकली है, इसमें सांकेतिक है, सांकेतिक नकली हो या असली। फिर वो लड़का माने नहीं। तो फिर वो बोलता युद्ध करो मेरे से। फिर मजबूरन लास्ट में उसको, क्योंकि अब राणा ने तो कसम ले रखी थी खाना नहीं खाऊंगा तब तक, तो मजबूरन फिर लड़के को मारना पड़ा और मार कर उस नकली बूंदी को गिराया। तो आप समझ सकते हैं उसे ढहाने की तैयारी। रानी के साथ कुंभाड़ आया था, वो युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। तो वो अपने राज्य के सांकेतिक स्वरूप नकली बूंदी को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए कितना मतलब सम्मान की, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना रही होगी कि वो अपने सिर्फ राज्य के सांकेतिक स्वरूप को भी बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है कि मरेंगे, इस नाम के लिए मर जाएंगे। तो कितने ऊंचे आदर्श रहे होंगे उनके, आप समझ सकते हैं। फिर वो वीर गति को प्राप्त होता कुंभा हाड़ा, ये नाम याद रखना। फिर दूसरा और इंटरेस्टिंग मॉडल, राणा लाखा के जीवन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई है। तो ये दूसरा और घटना जो दूसरी हुई थी, ये थी हंसाबाई और लाखा का विवाह। तो हंसाबाई थी वो जोधपुर की राजकुमारी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जोधपुर के बारे में देखते हैं कि क्या था। तो जोधपुर का शासक था राव चुंडा ना, ये चुंडा राठौड़ था, ठीक है। एक लाखा का पुत्र और था, वो था चुंडा सिसोदिया, और ये था चुंडा राठौड़, ये जोधपुर का शासक था। तो उसके 2 रानियां थी। तो एक रानी से हंसाबाई और रणमल पुत्र था और हंसाबाई उसकी पुत्री थी। दूसरी रानी थी किशोरी देवी का पुत्र कान्हा था। और ये जो किशोरी देवी ये रानी को, किशोरी देवी ये जो चुंडा को प्यारी थी, प्रिय थी, और वो पुत्र कान्हा को ज़्यादा भाव देता था और उत्तराधिकारी भी वो कान्हा को बनाने वाला था। तो रणमल उपेक्षित महसूस करता था। तो रणमल और हंसाबाई बस इनसे ज़्यादा बनती नहीं थी इनकी। तो रणमल उपेक्षित महसूस करता है। फिर उसने मेवाड़ के लाखा के पुत्र चुंडा सिसोदिया के लिए हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव भेजा। तो विवाह प्रस्ताव लेके पंडित जाता है। तो पंडित के कोई मिसकम्युनिकेशन रहा होगा पंडित का। तो गलती से जो राणा लाखा है वो समझ लेते हैं कि जो विवाह प्रस्ताव है वो लाखा के लिए आया था। तो लाखा उस समय वयोवृद्ध उम्र के थे, मतलब वृद्ध हो चुके थे। और फिर वो देखते हैं कि इस उम्र में शादी का प्रस्ताव वगैरह आया। तो वो एक बार समझ लेते हैं, वो समझते कि प्रस्ताव उनके लिए आया। लेकिन जब पंडित बताता है कि ये तो प्रस्ताव लाखा, महाराणा लाखा आपके लिए नहीं, आपके पुत्र चुंडा के लिए आया।
पर फिर वो जब लाखा का ऐसा मजाक बन जाता है दरबार में, ऐसा कहा जाता है कि सब हंसते लगता है कि लाखा जी क्या यार अपनी जो महाराजा साहब इस उम्र में भी शादी के सपने देख रहे हो वगैरह। तो चुंडा को जो पुत्र था लाखा का, उसको बुरा लग जाता है। वो कहता है पंडित से कि शादी होगी तो मेरे पिताजी की होगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तब वापस वो रणमल के पास संदेश जाता है कि भाई इस तरह से बात हुई कि लाखा से शादी हो जाओ। तो फिर रणमल कहता है कि शादी कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो रणमल की शर्त ये थी कि जब लाखा और हंसाबाई से पुत्र उत्पन्न होगा, देखो लाखा ने गलत प्रेमिका के लिए विवाह प्रस्ताव समझा, चुन्ना ने कहा कि विवाह तो उसके पिता से ही होगा। तो फिर रणमल ने शर्त रखी कि लाखा से विवाह करवाऊंगा, लेकिन हंसाबाई और जो सॉरी यहाँ चुंडा नहीं, ये गलती से आ गया, चुंडा नहीं लाखा, ठीक है। तो हंसाबाई और लाखा का पुत्र ही राजा बने तो ही वो विवाह करेगा, ठीक है। तो अब संकट ये था, क्या था कि एक मिनट, संकट ये था कि जो चुंडा था वो बड़ा पुत्र था, और जो परंपरा रहती है राजघरानों की वो होती है कि ज्येष्ठ पुत्र होता है वो हमेशा गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। लेकिन चुंडा ने अपने पिताजी के लिए इस बात का त्याग कर लिया कि वो मोकल को राजा बनाएगा, और उसने प्रतिज्ञा की कि वो राजा नहीं बनेगा कभी, और मोकल को राजा बनेगा। तो इसकी वजह से चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा गया, क्योंकि जब भीष्म थे उन्होंने भी अपने पिता की शादी के लिए, जब वो गंगा की और शांतनु की शादी हो रही थी, तो उसकी शादी के लिए उन्होंने कसम ले रखी थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा गया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, चुंडा ने कसम खाई थी कि वो कभी मेवाड़ का उत्तराधिकारी, जो मेवाड़ की गद्दी है उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, वो मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा। लेकिन उसने शादी की थी, ये ध्यान रखना, भीष्म ने शादी की थी लेकिन चुंडा ने शादी की थी, किंतु शासक नहीं बनने की कसम की थी, ठीक है। तो अब इसने जब चुंडा ने ये इतना बड़ा त्याग किया, ये कसम ली, तो चुंडा को जो मेवाड़ के 16 ठिकाने थे। अब ठिकाने क्या होते हैं कि देखो, राजा क्या होता है, राजा के तो बहुत सारी रानियाँ होती, बहुत सारे पुत्र होते हैं, ठीक है। पुत्र होते तो सिर्फ राजा तो एक बनता, तो बाकी को क्या छोटी छोटी जो जागीरें होती वो दी जाती थी। तो इस तरह से मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे, छोटे भी थे लेकिन जो बड़े ठिकाने थे 16 थे। जो प्रथम कैटेगरी के, प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उनमें से सबसे बड़ा जो ठिकाना था वो सलूम्बर था। तो चुंडा को इस 16 ठिकानों में से सबसे बड़ा सलूम्बर का ठिकाना दिया गया, ठीक है। इसके साथ ही चुंडा घोषणा की कि चुंडा और इसके जो वंशज है उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएंगे, विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या थे, तो सलूम्बर को फिर विशेषाधिकार दिए गए। तो विशेषाधिकार ये कि कुल जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे उनमें से 4 जो ठिकाने थे वो चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। तो इनका नाम था सलूम्बर, अमेठ, बेंगू और देवगढ़, ठीक है। तो ये जो 4 ठिकाने हैं वो चुंडा के जो वंशज थे वो चुंडावत कहलाए गए, तो चुंडावतों को दिए गए। इसके बाद राज तिलक हमेशा सलूम्बर के सामंत द्वारा किया जाएगा, ये विशेषाधिकार सलूम्बर के सामंतों को दिया गया। तो देखते हैं आप, महाराणा प्रताप का राज तिलक भी कृष्णदास चुंडावत करते हैं, ठीक है। जबकि वो उदय सिंह थे, वो तो अपने बेटे जगमाल को बनाना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद जगमाल का राज तिलक भी करवा दिया था रानी ने, लेकिन उसके बाद भी सलूम्बर के जो कृष्णदास वगैरह थे तो उन्होंने राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। तो हमेशा जो सलूम्बर के सामंत थे वो राज तिलक करेंगे, यानी कि सलूम्बर वाले किंग मेकर यानी राजा बनाने की भूमिका निभाते थे। तो यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले राजा बनाने कौन, तो अब राजा चुंडा बना रहा है, ना कि लाखा। तो चुंडा ने मोकल को राजा बनाया, भाई को। तो अब यहाँ से इनकी भूमिका थी वो किंग मेकर की भूमिका थी, कि जो राजा है हमेशा राजा का चयन सलूम्बर वाले करेंगे, ठीक है। जो मेवाड़ की जो सेना थी उसका सेनापति सलूम्बर का होगा, और जो सेना की अग्रिम पंक्ति जिसे हरावल कहते हैं, तो अग्रिम पंक्ति में सलूम्बर की सेना रहेगी, ये भी विशेष अधिकार दिया गया। और दूसरा कहा कि जो महत्वपूर्ण फैसले थे, या फिर मेवाड़ का राजा कोई महत्वपूर्ण फैसले लेता है तो उसमें मेवाड़ के राजा के साथ साथ सलूम्बर का जो सामंत है उसके भी हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। और राज्य में अगर राजा किसी वजह से राज्य में नहीं है, राज्य से बाहर है, तो राज्य का जो संचालन कामकाज है वो सलूम्बर का सामंत करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के बारे में देखा। थैंक यू, टेक केयर। हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा। अब राणा लाखा और हंसा से एक पुत्र उत्पन्न होगा मोकल, और वो राजा बनेगा। तो कल से हम मोकल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।